इस वीडियो में हम समझेंगे कि फॉरेक्स के ब्रोकर में कैसे डिपॉजिट एंड विड्रॉ सेफली करना है। बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपने पास्ट की पहली और दूसरी वीडियो जरूर देखी होगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है कि इलीगल है और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, और अभी आपने मन बना लिया कि नहीं मेरे को फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है प्रॉपर तरीके से। तो कैसे हम डिपॉजिट विड्रॉ करें ताकि हमारा एक कॉमन जो फैक्टर होता है कि लोग बोलते हैं कि अकाउंट फ्रीज हुआ हो जाता है, तो वो भी हमें बचना है क्योंकि वो सबसे बड़ा टेक्निकल टर्म है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ही रहे हैं तो ब्रोकर को डिपॉजिट विड्रॉ किस तरीके से करें ताकि हम काफ़ी सेफ रहें, तो इस वीडियो में आपको समझने वाला हूँ, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब चलो शुरू से समझाते हैं। देखो, जैसे कि मान के चलो कि अभी के लिए मैं एक्सएनएस का एग्जांपल ले लेता हूँ। बिकॉज क्योंकि एक्सएनएस को आप लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और मैं ही नहीं बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड करते हैं और काफ़ी लार्ज अमाउंट में इसके क्लाइंट है। तो मैं एग्जांपल के लिए एक्सएनएस यूज कर रहा हूँ और अगर आपके पास कोई दूसरा ब्रोकर है तो आप उसको भी समझ सकते हो। एक्सएनएस में डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है। एक्सएनएस में देखो, ट्रेडर के पास दो तरीके हैं। समझो, ट्रेडर के पास क्या होगा, ट्रेडर के पास होगा INR मतलब इंडियन रुपीज। अगर आप इंडिया में हो तो इंडियन रुपीज, अगर बाहर कंट्री में तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं भाई, डायरेक्ट डिपॉजिट को डायरेक्ट विड्रॉ करो, कोई टेंशन ही मत लो। फिर अब देखो, इंडिया में जो भी ट्रेडर है उसके पास क्या है, रुपया। ठीक है, अब रुपया को डालना है एक्सएनएस में। तो सबसे सिंपल और पॉपुलर तरीका क्या है कि जो एक्सएनएस का जो टर्म है, एक्सएनएस क्या देता है, एक्सएनएस आपको ऑफर करता है ना, क्या क्या ऑफर करता है पता है आपको। एक्सएनएस आपको गाइज ऑफर कर रहा है यूपीआई से ट्रांसफर का। अब बहुत ध्यान से समझना, यूपीआई से या फिर ऑनलाइन नेट बैंकिंग से। ठीक है, नेट बैंकिंग जिसको बोलते हैं, या फिर आप IMPS RTGS जो भी समझ लो। अब देखो, इसमें क्या दिक्कत हो रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इससे बहुत सारे लोगों को शिकायत आता है कि सर अकाउंट फ्रीजिंग की समस्या है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। अब समझो आखिर ऐसा होता क्यों है। जैसे पहले मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझता हूँ कि अकाउंट फ्रीज आखिर होता क्या क्यों है और क्या इसकी वजह है। देखो, अकाउंट फ्रीज करने के लिए जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि जैसे कि XYZ कोई सा भी अकाउंट है, जैसे कि सपोज कर लो, जैसे कि मान के चलो कि कोई नॉर्मल होटल है। ठीक है, नॉर्मल होटल है जहाँ पर खाने पीने की सामान मिलती है, रेस्टोरेंट समझ लो। रेस्टोरेंट में क्या है, दिन भर में हजारों क्लाइंट आ रहे हैं, किसी में 100 भी आ रहे हैं। समझो, हजारों क्लाइंट पैसे डाल रहे हैं XYZ में। ठीक है, XYZ क्या है, ये होटल अकाउंट है। ठीक है, समझ जाओ, 1000 लोगों में से क्या है कि 990 लोग सेफ हैं। 990 लोगों का पैसा एकदम प्रॉपर लीगल वे में आया है, लेकिन उसमें से 10 लोग या फिर एक भी बंदा, समझो कि 999 लोग एकदम सही तरीके से उसमें पैसे डाले हुए हैं, लेकिन एक बंदे के पास कहीं अगले से, समझो कहीं अगले से भी कोई भी इलीगल एक्टिविटी का पैसा आया हो, या फिर ब्लैक का पैसा आया हो, या फिर कुछ ऐसे काम का पैसा आया हो जो गवर्नमेंट उसको लीगल नहीं मानती है। और इस एक बंदे ने, समझो 999 लोग सही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बंदे ने भी इस होटल को पैसा डाला और गवर्नमेंट को पता चला, या फिर गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये जो पैसा, जो एक व्यक्ति पैसा डाला, ये इसका पैसा नहीं है, ये पैसा कहीं ना कहीं गलत तरीके से कमाया गया, फिर गलत तरीके का पैसा है। ठीक है, तो जैसे ही एक बंदे ने अकाउंट में पैसा डाला होटल में ना, तो पूरा होटल का अकाउंट क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। और समझो XYZ भी जो होटल है, जो भी है, वो भी तो भाई आगे किसी न किसी को पेमेंट करेंगे ना, वेंडर को पेमेंट करेगी, अपने जो भी सामान लाएगी वहां से करेगी, या फिर जो भी नॉर्मल रेंट वेंट होगा उसको देगी, या फिर मल्टीपल लोगों को ये भी पेमेंट देगी। तो जितने भी लोग, ये पूरा देखो चेन सिस्टम चलता रहता है, जितने भी लोग का अकाउंट फ्रीज हुआ ना, तो फिर आगे के लोगों का भी अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस रहते हैं। और समझो, ये आगे के बंदे, जितने आगे के लोग भी ना किसी को पेमेंट दिए ही होंगे, तो जो भी आगे के लोगों को पेमेंट करेगा उसके भी अकाउंट फ्रीज होगा। मतलब ये पूरा का पूरा क्या होता है, चेन सिस्टम होता है। लेकिन जरूरी नहीं गाइस कि हमेशा आपको फ्रीजिंग दिखी जाए, क्योंकि कुछ केस में क्या होता है कि जिसके खाते में सस्पिशियस अमाउंट रहता है, केवल उसी के अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, या फिर थोड़ा सा 1 या 2 लेयर आगे अगर आप चेन बनाओगे तो इस एक नंबर के पीछे भी तो कहीं ना कहीं से पैसा आया होगा ना, कहीं ना कहीं से पैसा आया होगा, और जो उसके पीछे भी आया होगा तो वहां से भी पैसा आया होगा, कहीं ना कहीं से पैसे तो चल ही रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये पूरे चेन को पकड़ते हैं। ठीक है, और ये काफी बार देखा गया है जब कुछ बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें इससे देखो बचना है। अब बात समझो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, समझो कि आप तो सही आदमी हो भाई, आप तो इलीगल हो, एक नंबर का काम करते हो भाई, आप क्यों जाओगे लफड़े में पड़ने। समझो, अब एक्सएनएस का अकाउंट है, सपोज करो एक्सएनएस अकाउंट है। एक्सएनएस का क्या है, लाखों यूजर्स हैं, लाखों यूजर्स में कोई ना कोई किसी न किसी के पास उल्टे पुल्टे पैसे अगर हैं। अब बात समझो, आप क्या करो, आप पैसा इसी के यूपीआई में करके डाल रहे हो, यहीं से पैसा डायरेक्ट निकाल रहे हो। ठीक है, लाखों यूजर्स में किसी एक ने भी कुछ गलत तलत का पैसा, हालांकि देखो काफी ये कम होते हैं, बिकॉज एक्सएनएस भी क्या करता है, फुल केवाईसी करता है। ऐसा नहीं है, केवाईसी आपका लेगा, आपका लीगल डॉक्यूमेंट लेगा, और पैसे ऐसे नहीं कि कोई भी उठा करके डाल दे। मतलब जैसे समझो, जैसे लीगल नेम पर मेरा नाम प्रीतम सिंह है, बहुत ध्यान से समझना, मेरा नाम क्या है, प्रीतम सिंह है,
तो मेरी ही आईडी लगेगी तो मेरे नाम से अकाउंट खुलेगा एक्सचेंज में। और अगर मैं अपने अकाउंट से पैसा भेजूंगा, प्रीतम सिंह के नाम से अकाउंट से भेजूंगा पैसा, तभी एक्सचेंज में डिपॉजिट होगा, अदरवाइज वो डिपॉजिट भी नहीं लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। जितने भी लोगों का ये होता है ना डिपॉजिट विड्रॉ का लफड़ा, तो अपने ही नाम से भाई आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेम नाम से। जैसे प्रीतम सिंह नाम से है मेरा अकाउंट और मेरी आईडी भी प्रीतम सिंह के नाम से है, तो मेरा एक्सचेंज भी अकाउंट प्रीतम सिंह के नाम से होगा। मैं सोचूंगा कि मैं अपने फैमिली मेम्बर के पैसे से डाल दूं, अगर मैं ऐसी गलती करूंगा तो मेरा पैसा फंस जाएगा। ठीक है, इस चीज़ दिमाग में डाल लेना। तो ये सबसे बड़ा कंडीशन है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ब्रोकर्स को लूप होल का फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन वो टोटली गलत काम नहीं कर सकते। बिकॉज अगर गलत काम करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं जल्दी से अपना बोरा से बांध के निकलना पड़ेगा। और ब्रोकर्स को क्या चाहिए? ब्रोकर्स को चाहिए ब्रोकर की कमीशन। और ब्रोकर की कमीशन कब आएगी? जब तक वो ऑपरेट करेंगे मार्केट में। समझ रहे हो? जितना दिन ऑपरेट करेंगे, जितने लंबे वॉल्यूम से ऑपरेट करेंगे, उतने पैसा उनको कमाई होगी। तो कोई भी बिजनेसमैन नहीं सोचेगा कि भैया मेरा धंधा बंद हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आपको अपने नाम से सारी चीजें करनी है। अगर आप किसी का भी अकाउंट खोल रहे हो तो उसी सेम अकाउंट, जैसे आपको होता है ना एंजल वन या फिर जीरोधा में, कि अपने नाम से आपका बैंक अकाउंट होता है, उसी नाम से ट्रेडिंग अकाउंट होती है, और उसी अकाउंट से जो आप लिंक करोगे उसी बैंक से पैसा जाएगा, उसी बैंक से पैसा आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसे कि लाखों यूजर्स हैं किसी के, ठीक है, तो लाखों यूजर्स में किसी एक के पास मान लो कुछ उस तरह का पैसा उन्होंने डाल दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इस अकाउंट में दिक्कत हुई, तो इस अकाउंट से आपने भी पैसे लिए हैं और दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट भी फ्रीज होने के चांसेस रहते हैं, जो कि कम है लेकिन हो जाते हैं कभी कभी किसी रेयर केस में। हमें भाई इससे बचना है, हम इस सब चोचले में नहीं पड़ सकते, क्योंकि हम लोग अपना मेहनत का पैसा लगा रहे हैं भाई, फ्रीज करने के चक्कर में क्यों पड़ेंगे। तो नॉर्मली लोग इसको कैसे इस्तेमाल करें, स्मार्टली कैसे प्ले कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, तो स्मार्टली प्ले करने का सिंपल तरीका है कि सबसे पहले तो ये सिंपल जो यूपीआई का विड्रॉल डिपॉजिट है, इसको आप डायरेक्टली अकाउंट में करना ही नहीं है, सीधा समझ लो। ना आप डायरेक्ट डिपॉजिट करोगे, ना डायरेक्ट यूपीआई करोगे, ना आप डायरेक्ट आपका कनेक्शन होगा, मतलब आपके अकाउंट से इसका लेना देना है ही नहीं, ना आपके अकाउंट से इसका लेना देना, डायरेक्ट कनेक्शन होगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, मतलब इंडिया के लोग क्या करते हैं, वो सबसे पहले करते हैं क्रिप्टो को बाई। क्रिप्टो में किसको बाई करते हैं भाई? देखो, क्रिप्टो में बाई करते हैं वो यूएसडीटी। ठीक है, यूएसडीटी को, ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो क्वाइन है। ठीक है, जैसे अब समझो क्रिप्टो कैसे बाई करेंगे, जाहिर सी बात है क्रिप्टो आप कैसे बाई कर सकते हो, बिनांस से बाई कर सकते हो। अब बहुत ध्यान से समझो, बिनांस से भी बाई कर लोगे, क्वाइन डिसेस से भी बाई कर लोगे, और आप मुद्रेक्स से भी बाई कर लोगे, और काफ़ी प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है ये बाइनेंस है। अब समझो तीनों को रेगुलेट कौन कर रहा है? ये दोनों, देखो ये दोनों क्या है, इंडियन एक्सचेंज है, बहुत ध्यान से समझना, इंडियन एक्सचेंज है। और इसको भी रेगुलेट कौन सा करता है? इसको भी रेगुलेट करता है एफआईयू। और बिनांस क्या है? ग्लोबल, सबसे बड़ा जो, अगर आपको बात करोगे सबसे बड़ा और सबसे पुराना अगर क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करोगे तो वो बिनांस ही है। तो ये बिनांस क्या है? ग्लोबल है, और इसको भी रेगुलेट कर रहा है एफआईयू। तो तीनों के तीनों क्या है? इंडिया में सेम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के तहत क्या है? रेगुलेटेड है। तो यूएसडीटी कहाँ से बाई करेंगे आप? यूएसडीटी को सिंपल तरीका है, हालांकि देखो अभी कुछ केस में क्या होता है, कॉइन डिसेक्स से आप लोग बाई तो कर लोगे यूएसडीटी, लेकिन क्या होता है कि वो पैसा बाइनेंस में नहीं जाता है, और आप डायरेक्ट कॉइन डिसेक्स या फिर मुद्रक से पैसा एक्सचेंज में भेजना थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि क्या होता है वॉलेट एड्रेस वेरीफाई नहीं होता। हम उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन अगर आप बाइनेंस में समझो, अगर बाइनेंस में एक बार आपके पास यूएसडीटी आ गया बाइनेंस में, बात समझो, अब वो यूएसडीटी आप कहीं से भी ला सकते हो, जैसे कॉइन डिसेक्स, मुद्रा से, फिर किसी अलग प्लेटफॉर्म पर अगर आपके पास पड़ा हुआ है और वो आपको डिपॉजिट करने का ऑप्शन दे रहे हैं बिनांस में, तो सबसे अच्छी बात है। तो आपके पास क्या है, देखो आप आईएनआर को पहले डालोगे कहाँ पर? पहले डालोगे बाइनेंस में। बाइनेंस में क्या होगा? आपका यूएसडीटी बाई होगा। ठीक है, अब देखो बिनांस में क्या होता है? P2P होगा। अभी मैं P2P के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि P2P लोग सोचते हैं कि नॉर्मल भैया यूपीआई कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा P2P कैसे लोग कर रहे हैं सेफली, ताकि उनका फ्री यूज का दिक्कत ना हो। अब समझो बिनांस में आपने पैसा डाल दिया, ठीक है, बिनांस में क्या आ गया? आपके पास यूएसडीटी आ गया। बहुत ध्यान समझो, बिनांस में आपके पास यूएसडीटी आ गया ना, तो यूएसडीटी एक बार अगर आपके बिनांस में आ गया तो वहां से आप बहुत ही इजीली एक्सचेंज से पैसा डाल सकते हो। मिनटों में पैसा आपका चला जाता है एक्सचेंज के अकाउंट में, सिंपल है। अब समझो, अब आपको विड्रॉल अगर करना है, बहुत ध्यान समझो, विड्रॉल अगर आपके पास करना है तो आप कैसे करोगे? अब यहां पर देखो, अगर आपको विड्रॉल कैसे पैसा करना है, तो विड्रॉल करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला तो एक्सचेंज से पैसा, देखो अब समझो, अब आप पैसा कैसे डाल लो? आप पैसा डालो बिनांस से एक्सचेंज में, तो आपको जो विड्रॉल भी लेना है ना,
वो सेम में लेना है, सेम एक्सनेस से विनाश में लेना है। मतलब जैसे आप डिपॉजिट करो वैसे आप विड्रॉल भी करो, ताकि आपको कभी भी डिपॉजिट विड्रॉल की प्रॉब्लम ना हो। और ध्यान देना, अगर बिनास, अगर आपका एक्सनेस आपके नाम पे अकाउंट है तो बिनास भी आपके नाम पर ही अकाउंट होना चाहिए, पहली बात समझ लो, नहीं तो फिर यही लफड़ा होगा। अलग अलग करोगे तो आपको पेमेंट लेने देने में दिक्कत आएगी। सेम नाम पर करो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर केवाईसी के साथ। देखो बिनास में यूएसडीटी तक बाय करना एकदम पूरा 100% आप कंप्लायंसेस के साथ चल रहे हो। और एक बार यूएसडीटी आ गया, क्रिप्टो आ गया, तो क्रिप्टो क्या होता है, डिसेंट्रलाइज चीज है, उसको आप कहीं भी किसी को भी भेज सकते हो, ठीक है। और आप जो भी चीजें भेज रहे हो, जो भी चीजें क्रिप्टो बाई करो सेल करो, ये सब पे नजर FIU की है। तो गवर्नमेंट के आप अंदर ही काम करो, कोई चीजें गवर्नमेंट का बाहर नहीं कर रहे हो अभी तक, ठीक है। इसी लूपहोल का फायदा लोग सभी लोग उठा करके काम कर रहे हैं। तो आप एक्सचेंज से पैसा भेजे, एक्सचेंज से पैसा भेजे बिनास में। बिनास में क्या कर सकते हो, बिनास में आपके पास दो ऑप्शन है। बिनास में P2P कर सकते हो, P2P करके आप पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया। अब आप बोलोगे सर अभी तो बोल रहे थे कि आप फ्रीज व्रीज होने के चक्कर है P2P, आप फिर बोल रहे हो। मत करो P2P, समझो बिनास से आप पैसा ले लो, समझो बिनास से पैसा आप ले लो CoinDCX पर या फिर मुद्रेक्स पर, ठीक है, मुद्रेक्स पर ले लो। ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब बिनास से P2P करके सीधा INR मत लो अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, ये मत करो। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले आपका USDT एक्सचेंज से आया बिनास में, बिनास उन्होंने लिया CoinDCX और मुद्रेक्स पर, और विदाउट P2P, बात समझो, विदाउट P2P ये दोनों एक्सचेंज क्या करते हैं, आपका पैसा INR में बदल के आपके बैंक अकाउंट में सीधा सीधा डाल देते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट में पैसा डाल दें INR के रूप में। तो ये सब कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जिसको लोग यूज भी कर रहे हैं, P2P भी नहीं कर रहे हैं और काम कर ले रहे हैं। अब समझो कि आखिर आपको बिनास में USDT कैसे बाय करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, लोग कैसे कर रहे हैं, INR को क्या करना है, पहले समझो, INR को बिनास में डाल रहे हैं, ठीक है। अब बिनास में एक ही दिक्कत है गाइस, वो दिक्कत क्या जानते हो, दिक्कत ये है कि इसमें आपको USDT अगर बाई करना है ना, तो P2P के बिना आप बाई नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्ट, जैसे कि CoinDCX वगैरह में क्या है, मुद्रेक्स वगैरह में क्या है, आप डायरेक्ट बाई कर लोगे, मतलब किसी को बिना P2P के हुए बाई कर लोगे। लेकिन बिनास में आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि बिनास में क्या है, बिनास FIU रजिस्टर्ड है, तो फुल कंप्लायंस के बिना कोई भी बंदा इस पर रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता, पहली बात। तो P2P तो करना ही पड़ेगा बिनास में USDT बाई करने के लिए, अगर आप डायरेक्ट चाहते हो बिनास पर तो। लेकिन P2P में क्या हो रहा है, लोग देखो P2P करने को तरीके नहीं समझ पाते। P2P में लोग क्या करते हैं कि सीधा UPI नंबर लिया P2P वाले का, मतलब जैसे कि एक बंदा है XYZ, मतलब सेलर हो गया, समझ लो XYZ सेलर, मतलब जो आपको USDT देगा, और आप हो गए बायर, ठीक है। तो आप क्या करो, आप UPI करके पैसा दे रहे हो, सीधी बात है, और वो आपको क्या कर रहा है, USDT भेज रहा है आपके वॉलेट में। लेकिन गाइस ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट P2P नहीं करना है। अब समझो P2P करने के लिए ना आपको वहां पर मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको डिजिटल रुपीज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। आप समझो, अब देखो क्या होगा, आप अपने बैंक अकाउंट का पैसा डालोगे डिजिटल रुपीज में। ये क्या है, ये जस्ट लाइक क्रिप्टो वॉलेट है जो RBI रेगुलेट करती है। सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि ये RBI रेगुलेट करती है। अभी लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, सब कुछ प्रैक्टिकली बताऊंगा, टेंशन मत लो। RBI रेगुलेट करती है क्रिप्टो वॉलेट। तो आप अपना इंडिया का पैसा डालो डिजिटल रुपीज में, ये आपको डिजिटल रुपीज दे देगा। डिजिटल रुपीज से आप करो P2P। जब P2P करने जाओगे ना, तो वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, डिजिटल रुपीज के थ्रू कर सकते हो। तो डिजिटल रुपीज में आपने जब जैसे अगले बंदे को पैसा दिया, वो आपको दे देगा बिनास में USDT, और फिर USDT को आप भेज दो एक्सनेस में, ठीक है, बहुत सिंपल है। मतलब P2P तो आप कर रहे हो, लेकिन डायरेक्ट UPI या फिर बैंक ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप अपना इंडिया का पैसा डाल रहे हो डिजिटल रुपीज में। क्योंकि समझो, क्योंकि P2P अगर डायरेक्ट करोगे ना, तो दिक्कत क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स ये है, अगर आप सीधा UPI या फिर IMPS करोगे, आप अपने बैंक अकाउंट में ना, बहुत ध्यान समझो, आप अपने बैंक अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हो। 1000 लोगों को UPI भेजोगे, 1000 लोगों को नेट बैंकिंग करोगे, 1000 लोगों को IMPS करोगे, ठीक है। लेकिन डिजिटल वॉलेट में क्या है कि आपका जो लेखा जोखा है ना, वो बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। अब आप बोलोगे वो क्या हुआ, जैसे कि सपोज करो कि आपने 10,000 रुपये क्या डाला, 10,000 रुपये आपने डाल दिया डिजिटल वॉलेट में, ठीक है, डिजिटल रुपीज बना दिया उसको ना। तो अब ये 10,000 का लेखा जोखा आपके अकाउंट में एक ही बार दिखेगा, मतलब 10,000 रुपये आपके डेबिट हो गए। अब 10,000 रुपये में आप समझो, 10,000 रुपये में आपने एक बंदे से खरीदा 1,000 रुपये का USDT, ठीक है, फिर आपने 2,000 रुपये का USDT खरीदा, फिर आपने 3,000 का USDT खरीदा, मतलब सपोज कर लो। तो इन सब चीज़ों का ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में है ही नहीं, मतलब आपके बैंक अकाउंट में वो नहीं दिखेगा, वो आपके डिजिटल रुपीज में दिखेगा। और ये RBI की रेगुलेटेड ऐप है, जस्ट लाइक गूगल पे, आप समझ रहे हो ना, गूगल पे के जैसा ये डिजिटल रुपीज अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। जैसे HDFC का अलग होगा, RBI का
आरबीआई का अलग होगा, आरबीएनएल बैंक का अलग होगा और एसबीआई बैंक का अलग होगा। तो जो भी आपके बैंक अकाउंट में खाता है उस हिसाब से आप प्ले स्टोर पर जाना और लिखना डिजिटल रुपीज़, आपको दिख जाएगा सारे बैंकों के, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको प्ले स्टोर खोल के दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप सर्च करना, लिखना डिजिटल रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर लिखो डिजिटल रुपीज़, ठीक है, आपके मोबाइल में चलेगा डिजिटल रुपी, ठीक है। यहाँ पर देखो डिजिटल रुपी, तो आपको दिखेगा मल्टीपल चीज़ें दिखेंगी भैया। यहाँ पर आप देख लो, जैसे देखो आईसीआईसीआई बैंक का ये है, एचडीएफसी बैंक का ये है और यूबीआई बैंक का ये है और एसबीआई बैंक का एक है, कोटक का अलग है, केनरा का अलग है, पंजाब नेशनल बैंक का अलग है। मतलब सभी के लिए एक एप्लीकेशन है पर्सनल, ठीक है। इतना चीज़ें आपको कर लेना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे आपके पास ये आ जाएगा ना, तो अब क्या हो गया, अब आप P2P तो कर रहे हो, लेकिन देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि चैन सिस्टम है। जितने भी अकाउंट फ्रीज होते हैं वो डायरेक्ट, अगर आप जब भी यूपीआई करोगे, समझो यूपीआई करोगे, तो आपका बैंक अकाउंट और किसी अदर का बैंक अकाउंट दोनों का दोनों क्या होता है, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। टेल मिल गया आपके बैंक अकाउंट से, इसका मिल गया। लेकिन जब डायरेक्ट यूपीआई नहीं करोगे, ठीक है, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कहाँ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसा पहले जाएगा डिजिटल रुपी में, ठीक है, डीआर में जाएगा डिजिटल रुपी में। और अगर आप रिसीव भी कर रहे हो ना, तो जो अगले बंदे का बैंक से है वो पैसा डायरेक्ट अकाउंट में नहीं जा रहा है, आपके पास जा रहा है पहले डिजिटल रुपये। और डिजिटल रुपये क्या है भाई, आरबीआई की ऐप है, ठीक है, आरबीआई के गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके फ्रीज होने के चांसेस अकाउंट ना के बराबर है, काफ़ी रेयर है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि इन फ्यूचर कभी भी आपको साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी आपको डेटा चाहिए कि आपने भैया किससे किससे यूएसडीटी खरीदा, केवाईसी वगैरह, और इस पर आप बिना प्रॉपर केवाईसी का बना नहीं पाओगे। सिंपल जैसे गूगल पे बनाते हो या फिर फोन पे बनाते हो वैसे ही बनेगा आपका। तो आप अपने बैंक अकाउंट कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको प्रॉपर डिटेल्स रहेंगी, ठीक है। प्रॉपर डिटेल्स रहने से क्या फायदा है कि इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ेगी भैया कि किससे आपने यूएसडीटी बाई किया था उस दिन या फिर कब किया था, तो आपके पास सारे डिटेल्स है। वहीं अगर आप यूपीआई के थ्रू किए रहोगे, P2P या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू किए रहोगे ना, तो आप भूल जाओगे, खुद ही भूल जाओगे भैया, इतने ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, हजारों ट्रांजेक्शन हो जाएंगे कि आपने किस दिन किससे यूएसडीटी बाई किया था या फिर सेल किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर समाधान मिल जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें कि कैसे रियल में बाई करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया था प्रोसेस बताते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक एक्स्ट्रा स्टेप सेफ्टी के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे समझो एक एक्स्ट्रा स्टेप सेफ्टी के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे कि लोगों के पास क्या होता है, लोगों के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं, तो सबसे पहला तो क्या है कि अगर आप बहुत बड़ा डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो अपने सेविंग अकाउंट से, तो वहां पर भी क्या होता है, कभी कभी बैंक आपका फ्रीज हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना भी, अगर आप लिमिट से ज़्यादा होगा तो। और देखो फ्रीज होना इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा क्राइम उराइम कर दिए। वो आपसे क्या करते हैं, वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि भैया आखिर बताओ कि ये जो पैसा XYZ अमाउंट है वो पैसा कहाँ से आया है, क्यों आया है, आपने क्यों भेजा है। तो ये सब चीज़ों का आपका प्रॉपर जवाब होना चाहिए, सीधी सी बात है। और इससे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। और अगर आपने बहुत बड़े कुछ कांड ही कर रखे हैं भाई, तो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखना। तो लोग क्या करते हैं, लोगों के पास आज के दिन में मल्टीपल बैंक के अकाउंट होते हैं, बहुत ध्यान से समझो, मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि किसी बंदे का किसी का सैलरी अकाउंट है, ठीक है, किसी का कोई अलग अकाउंट है, तो वो सब अकाउंट को अपना वो सेपरेट करते हैं। और यूएसडीटी बाई सेल करने के लिए या फिर जो भी पैसा उससे लेने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपना एक सेपरेट पर्सनल बैंक अकाउंट रखते हैं, जो भी जिस बैंक में उनको सुविधा मिले। तो उस अकाउंट में क्या होता है, उस अकाउंट में पैसा काफ़ी कम होता है और कहीं ना कहीं यूएसडीटी से लेन देन, यूएसडीटी को बाई सेल करना जब भी होता है, तो वो अपने मेन बैंक अकाउंट से क्या करते हैं, वो पैसा इसमें डालते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि उनका सारा ट्रांजेक्शन भी अलग अलग हो जाता है और फ्रीज वरीज के चक्कर में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, समझ गए। क्योंकि उनके अकाउंट में प्रॉपर समय होता है, टाइम भी मिल जाता है कि भैया चलो उनका पैसा ब्लॉक नहीं है, उनका जो रोजमर्रा का काम है वो भी दिक्कत नहीं आती। तो ये सब चीज़ें भी लोग कुछ अपने सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भैया डिटेल में आप लोग भी अगर चाहो तो आप लोग अपना एक अलग बैंक अकाउंट भी कर सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी कम लेन देन होता है। तो उससे आप बिनास में डिजिटल रुपये के थ्रू डिजिटल रुपये से कनेक्ट कर लो और डिजिटल रुपये कनेक्ट करने के बाद अपना यूएसडीटी बाई और सेल कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना, यूएसडीटी को बाई करने के लोग कुछ अलग अलग जो FIO रजिस्टर्ड नहीं है उसके साथ भी लोग ताल में बैठा के काम करते हैं। तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता गैस, क्योंकि देखो जब आपके पास क्रिप्टो पूरी तरह से लीगल बाई करने का ऑप्शन है, तो आप नॉन FIO कंप्लाइंसेस वाले एक्सचेंज के साथ काम ना ही करो तो बेहतर है। क्योंकि अगर कल के भविष्य में कुछ भी बात होती है तो आपके पास कम से कम एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि भैया देखो ये गवर्नमेंट का है, ये FIO कंप्लाइंसेस एक्सचेंज से मैंने फलाने दिन यूएसडीटी बाई किया था, फलाने दिन यूएसडीटी सेल किया था। तो आपके पास क्या है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं वाला, लेकिन कब, जब आप FIO सर्टिफाइड से आप क्रिप्टो बाई सेल कर रहे हो, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे समझो कि अदर कोई FIO कंप्लाइंसेस वाले आपके पास
क्रिप्टो वॉलेट है या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जिससे आप USDT को बाई कर सकते हो बिना P2P किए हुए, और बिनांस में अगर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगली वीडियो में समझेंगे कि कैसे डायरेक्ट आपको USDT बाई करना है, कैसे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करना है, कैसे उसको फिर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में लेना है, और फिर कैसे उसको INR में लेना है। वो सबका सब पूरा प्रैक्टिकल वीडियो होगा। अभी के लिए थ्योरी समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।